नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं NHRC की, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, और साथ ही साथ UNHRC की बात करेंगे, क्योंकि भारत जो है इस साल भी UNHRC से बाहर हो चुका है। अच्छा, रीजन क्या है इसका, क्यों ये बाहर किया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इन सभी चीजों को जानेंगे। तो संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी ये है कि आप सभी को डिस्काउंट दिया जा रहा है 50 to 75% हमारे समर सेल में। तो जो भी लोग ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज है परचेज करना चाहते हैं, जल्द से जल्द कर ले। अब बात कर लेते हैं कि न्यूज में क्यों था, ये क्या चीजें थी। तो ये था कि वाई हैज अ UN बॉडी विथ हेल्थ एक्रीडिटेशन ऑफ इंडियाज NHRC, क्यों होल्ड कर दिया गया, क्यों इसको मान्यता नहीं दी गई, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से जुड़ी एक संस्था, ये संस्था आपकी है कौन सी, गिनहरी संस्था। बेसिकली यदि मैं इंग्लिश में बात करूं कहते हैं, और अगर इस संस्था की बात की जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन है ये, यानी कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जितनी भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड संस्थाएं हैं वो इसमें शामिल हैं। वर्तमान में यदि गिनहरी की बात करूं तो इसमें 120 देशों की जो संस्थाएं हैं वो शामिल हैं NHRC से जुड़ी हुई, ठीक है। लेकिन इसमें भारत को लगातार दूसरी बार अप्लाई करने पर भी गिनहरी ने उसको मान्यता नहीं दी है। अब क्या कारण है, क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। हमारे यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, कार्य कर रहा है, लेकिन उसको मान्यता नहीं दी गई। तो कारण क्या बताया गया है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, अब ये गिनहरी की मान्यता मिलना जरूरी क्यों था, क्योंकि अगर हमारे पास गिनहरी की मान्यता होती तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC में हम वोट कर पाते, ठीक है। भारत क्या है, उसमें अटेन कर पाता और उस पर वोट कर पाता, लेकिन अब भारत ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि भारत इससे बाहर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम गिनहरी की। तो देखिए, इसकी स्थापना की यदि बात की जाए तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस सिद्धांतों को अपनाने के बाद की गई थी, और यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो एक क्राइटेरिया सेट है कि इसी क्राइटेरिया के तहत उनको गिनहरी मान्यता देगी। लेकिन भारत क्या है, इन क्राइटेरियाज को पूरा नहीं कर पा रहा है और कंटिन्यू 2 साल से नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि इससे पहले भारत कभी गिनहरी में था ही नहीं। यदि मैं बात करूं भारत कब से कब तक सदस्य रहा है, तो 2017 से लेकर के भारत 2022 तक गिनहरी की मान्यता इसको मिली है। लेकिन 2 सालों 23 और 24 में यहां पर भारत जो है गिनहरी में अपना स्थान नहीं बना पाया है, ठीक है। आगे बात करें, या जो पहले है यह संस्थान या NHRI की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति ICC के रूप में जानी जाती थी। इसका मुख्यालय यदि मैं बात करूं या कार्य कहाँ करती है, तो आपके जिनेवा में यह समिति है जो इसके तहत कार्य कर लेती है। आगे बात करें, गिनहरी सचिवालय जिनेवा में स्थित है, जैसे मैंने आपको बताया। यह दुनिया भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए वैश्विक गठबंधन और एसोसिएशन के रूप में कार्य करती है। तो ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इससे रिलेटेड संस्थाएं हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड संस्थाएं, उनको देखती है, उनके मापदंडों को देखती है, समझती है क्या कार्य कर रही हैं, कैसे कार्य कर रही हैं। 6 मापदंड हैं पेरिस प्रिंसिपल के। तो ये गिनहरी जो है इन्हीं पेरिस प्रिंसिपल्स के तहत उन देशों की NHRC को मान्यता देती है, ठीक है, कि इनको ये अगर पेरिस प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं तो इनको मान्यता दी जाएगी। अगर ये पेरिस प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये इस मान्यता से बाहर रहेंगे, ठीक। 16 सदस्यों वाला गिनहरी ब्यूरो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। इसमें आपका एक अध्यक्ष होता है और 4 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ब्यूरो होते हैं, और यही ये सब देखते हैं कि किसको मान्यता देनी है, नहीं देनी है, पूरी जांच पड़ताल इसमें करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मान्यता की प्रक्रिया क्या होती है। तो गिनहरी का जो मुख्य कार्य होता है वो यह होता है कि अपनी जो प्रत्यायन या मान्यता उपसमिति है इसके माध्यम से NHRI को मान्यता देना होता है। अब मान्यता जैसे मैंने बताया कि पेरिस प्रिंसिपल्स के आधार पर दी जाती है। अब पेरिस प्रिंसिपल में कुछ आपके 6 मानदंड हैं। अभी कौन कौन से मानदंड हैं, क्या क्या चीजें हैं, चलिए इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, और इसमें इसी के तहत क्या होता है, कैटेगरीज डिसाइड की जाती हैं। जो पेरिस सिद्धांतों के को अनुपालन कर रहा होगा, यानी पेरिस सिद्धांतों को मान रहा होगा, उसको दी जाएगी, और उसके तहत 2 कैटेगरीज बना दी जाती हैं आपकी। कौन कौन सी, ग्रुप A और ग्रुप B, ठीक है।
ग्रुप ए और साथ ही साथ ग्रुप बी। जो इनका अनुपालन कर रहा है उसको ग्रुप ए में रखा जाता है, ठीक है। और जो कहीं पर लैक आपको देखने को मिलेगा उसको ग्रुप बी में रखा जाता है। अब ए और बी में रखने का डिफरेंस क्या है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ए में किसको रखा जाएगा, जो पेरिस के सिद्धांतों का पालन कर रहे होंगे, और ग्रुप बी में उनका रखा जाएगा जो पेरिस सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। पेरिस के सिद्धांत क्या है, सबसे पहला है कि वो क्या कर रहा हो, ह्यूमन राइट्स के कुछ नॉर्म्स हैं वो फॉलो कर रहा हो। दूसरा है कि वो गवर्नमेंट फ्री बॉडी होना चाहिए, कि यानी अगर ह्यूमन राइट से रिलेटेड वायलेशन हो रहा है तो वो क्या है, उस पर आवाज उठा सके, कार्य कर सके। और गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट से अलग बॉडी है, गवर्नमेंट उसको चला नहीं सकती है, गवर्नमेंट का उस पर कोई आधिपत्य नहीं है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये बॉडी जा सकती है ना, क्योंकि ये क्या है, पूर्णतया स्वतंत्र है। तो गवर्नमेंट इस बॉडी को नहीं चला रही हो, किस बॉडी को, NHRC को गवर्नमेंट ड्राइव नहीं करनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट फ्री होनी चाहिए ये वाली, कौन सी, आपकी NHRC जो मैंने आपको बताया। दूसरा ये है, तीसरा क्या है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पूरी तरीके से, और उसके पास अपनी क्या होनी चाहिए, खुद के लॉ मेकिंग की प्रक्रिया है। तो पूरी तरीके से ये लॉ के अंदर नहीं आता है, NHRC लॉ से फ्री होना चाहिए, यानी कि किसी भी देश के लॉ में उसका कोई लेना देना नहीं है, लॉ उसको नहीं चला रहा हो, लॉ उसको ड्राइवर नहीं कर रहा हो। तो जितने भी लॉज हैं उनसे फ्री होना चाहिए, गारंटी दे रहे कि ये लॉ फ्री है NHRC। यहाँ पर इसके बाद आ जाता है आपका चौथा, कि यहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो शामिल होने चाहिए, माइनॉरिटीज की संख्या इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, वुमेन्स की संख्या इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन इसका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसके बाद पांचवा यहाँ पे दिया गया है कि ये क्या कर रहे हो, इनके पास रिसोर्सेज अच्छे हों। NHRC के पास क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए। अगर रिसोर्सेज अच्छे हैं देन ये मापदंड, एक क्राइटेरिया है, इसको फॉलो करना चाहिए। और छठवां हो जाता है कि पावर होनी चाहिए इसके पास, ये नहीं कि सारा पावर कहां पर है, गवर्नमेंट के अंडर है। ये चीजें देखी जाती कि NHRC पूरी तरीके से फ्री है या नहीं है। 6 मापदंड मैंने बताए हैं, अगेन से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहला जो HR नॉर्म्स है उनको फॉलो कर रहा हो। दूसरा, गवर्नमेंट फ्री होना चाहिए, लॉ से फ्री होना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए पूरी तरीके से, इसमें माइनॉरिटीज, साथ ही साथ वुमेन्स और रिप्रेजेंटेशन इसका अच्छा होना चाहिए, ये शामिल होने चाहिए इसमें। पूरी तरीके से इसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए जितने होने चाहिए एक कमेटी के पास। और छठा, इसमें पावर होनी चाहिए, ठीक है। जो इनको फॉलो करेगा वो आ जाएगा आपकी कौन सी, A लिस्ट में। वर्तमान में यदि बात करूं तो गिरही ने यहाँ पर 83 कंट्रीज को रख रखा है। कितनी, 83 कंट्रीज, और बाकी कितनी है, 33 कंट्रीज आपके बी में है। जो ए में होती हैं वो क्या कर सकती हैं, UN में वोट कर सकती हैं, वोट इन UNHRC। और ये जो है ये सिर्फ क्या कर सकती हैं, जनरल असेंबली में उसकी शामिल हो सकती हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। जो इसमें है ये नो वोट, यानी कि वोट नहीं कर सकते हैं। जो आपकी लिस्ट बी में शामिल है वो खाली बस जो समिति है या फिर असेंबली है उसमें जाकर के शामिल हो सकते हैं, लेकिन अपना कोई मत नहीं दे सकते हैं, जो आपके बी में रहेंगे। भारत हमेशा से ग्रुप ए में रहा था, वोट कर रहा था, लेकिन 2 साल से भारत इसमें शामिल नहीं है। चलिए, ये बात हो गई, क्या चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं हम NHRC के बारे में, जो भारत का है, कैसे कार्य कर रहा है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जानना जरूरी है। अभी तक आपने ये सारी चीजें समझ ली। देखिए, यह इसका जो गठन हुआ वो 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। अब ये जो आपका मानवाधिकार अधिनियम है ये बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित है, यहाँ पर आदेशित। और इसके कार्य क्या होते हैं, तो बेसिकली इसका कार्य होता है कि देश में जितने भी इस प्रकार से माइनॉरिटीज हैं या फिर आपके उनके जो ह्यूमन राइट्स है उनका वायलेशन ना हो, उसको देखना है। माइनॉरिटीज की किसी भी तरीके से उनके हक को नहीं मारा जा रहा है, उनके साथ कोई बुरा कार्य नहीं हो रहा है, इस प्रकार से इन चीजों को मैनेज करना। यदि ऐसा है तो वो सरकार के सामने जाकर के उस मुद्दे को उठाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
है, तो मानवाधिकारों की रक्षा करना, संवर्धन के लिए व्यापक वैधानिक आदेशों को देखना, संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकारों को क्या करना है, इसमें शामिल करना है। लोक सेवकों द्वारा मानवाधिकारों के किसी भी उल्लंघन या लापरवाही की जांच ये करवा सकते हैं, इनके पास अथॉरिटी है। साथ ही साथ जो मानवाधिकार है, इनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक विधिक सुरक्षा उपाय की समीक्षा कर सकते हैं, ये पावर है इनकी। और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करता है तथा जो प्रभावी क्रियान्वयन है उसको देखना है, कार्य करना है, अनुशंसा करनी है उसकी, और विभिन्न वर्गों के मध्य मानवाधिकार की साक्षरता को बढ़ाना है और जागरूकता को फैलाना है। इस तरह से ये कार्य कर रही है। शक्तियां सिविल कोड के बराबर इसके पास शक्तियां होती हैं। ये लोगों को बुला सकते हैं समीक्षा करने के लिए, साक्षियों को बुला सकते हैं कि वो अपने साक्ष्य पेश करें आकर के, यदि उनके साथ कुछ गलत हुआ है एक कोर्ट की तरीके ये जजमेंट भी देते हैं, कार्य कर लेते हैं उसकी तरह। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सिविल कोड की शक्ति इसके पास होती है। ठीक है, ये उल्लंघनों के लिए क्षतिपूर्ति व क्षति के भुगतान की भी अनुशंसा कर सकते हैं, और यह निर्देश आदेशों या रिट के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से संपर्क भी कर सकते हैं। अब अच्छा देखिए, अभी इस बार जो गिरही ने भारत को मान्यता नहीं दी है, इसके लिए उसने स्पेसिफिक कारण नहीं बताया कि क्यों नहीं दी है। पिछले साल का जो उसने कारण बताया था वो ये बताया था, क्योंकि अभी इस बार क्या हुआ है, जब कमेटी हुई, शामिल हुए इसमें लोग, तो उसमें आपका स्वीडन था, श्रीलंका था, स्पेन था, ये जो श्रीलंका जैसे मैंने बताया ये भी शामिल था, स्पेन था, ये कंट्री शामिल थी। और इन्होंने यहाँ पर गिरही में कहा था कि भारत की जो NHRC है उसको इस समय सदस्यता नहीं दे जानी चाहिए, और इन्होंने भारत के खिलाफ में वोट दिया। बोला कि क्योंकि भारत की जो NHRC है वो थोड़ी सी इन्फ्लुएंस्ड दिखाई दे रही है इन 2 सालों में, उसके पास पावर नहीं दिख रही है, तो इन्होंने भारत के खिलाफ वोट दिया था। भारत का UN में वोट देना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि यदि भारत के खिलाफ कोई कंट्री वोट देता और भारत इस ग्रुप A में होता तो वो भी वोट दे सकता था, वो भी अपना पक्ष रख सकता था, लेकिन अब भारत अपना कोई भी पक्ष उस समिट में, उस कमेटी में नहीं रख सकता है। अब क्या होगा, दूसरी कंट्री जो है वो भारत के खिलाफ अपनी चीजों का एक्सप्रेस करेंगी और बोल पाएंगी। ठीक है, तो पिछले साल जो बात कही थी गिरही ने, उसने बोला था कि सबसे पहले तो भारत में जो माइनॉरिटीज की संख्या जितनी होनी चाहिए इस ग्रुप में, NHRC में जो शामिल होने चाहिए वो नहीं है। दूसरा, वुमेन्स की संख्या बहुत ज्यादा कम है। तीसरा, ये इन्फ्लुएंस्ड दिखाई दे रही है और पावर इसके पास कम है, इस वजह से हम इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये ऑफ कोर्स भारत के लिए एक चिंता का विषय है, लेकिन आगे क्या है, भारत इसके बारे में सोचेगा, कार्य करेगा, चीजों को ड्राइव इन करेगा, ताकि अगले साल जब दोबारा से भारत अप्लाई करे तो उसको इसकी मान्यता मिल जाए। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर। चलो अभी ना आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताओ कि भारत में जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।